नमस्कार, जी बिजनेस के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। ये मनी गुरु शो हमारा पर्सनल फाइनेंस शो है ये, और आज हम सेविंग्स पे चर्चा करेंगे। किस तरीके से आप लंबी अवधि में अपना पोर्टफोलियो बना के चल सकते हैं और कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए, या फिर अगर आप डेट में निवेश करना चाहते हो तो कौन से विकल्प आपके लिए खुले हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपके सवालों के प्रश्न, आपके सवाल यहाँ पर उठाएंगे, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ नेल्सन डिसूजा जी जुड़े हैं, जो कि iFirst फाइनेंशियल से हैं। नेल्सन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार। शायद दर्शकों को बता दें किस तरीके से वो इस शो में जुड़ सकते हैं, शो का एक हिस्सा बन सकते हैं, अपने प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है, आपको हमें एक मेल लिखना है moneyguru@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिख के भेजें। पोर्टफोलियो प्लानिंग से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं। इसके अलावा आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, सेव SAVE सेव लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें 57575 पर। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर इसी बीच हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी महाराष्ट्र से लाइन पे हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। ये आपका प्रश्न हम जी बिल्कुल आपका प्रश्न हम देख रहे थे। 23 साल आपकी उम्र आपने बताई और फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? यस सर। आपने कभी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है? नहीं ना सर, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। चलिए, खास तौर से इतना पूछना चाहेंगे, कभी शेयर बाजार का रुख किया आपने? थोड़ा जोखिम ले सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहेंगे? हाँ सर, ले सकता ना। चलिए, और आपने कहा है कि मात्र 3 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। 23 साल आपकी उम्र है और इस उम्र में हम यहाँ सलाह ये देते हैं कि लंबी अवधि के लिए अगर निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। कि आप 3 साल से ज्यादा भी रुक सकते हैं? नहीं सर, 3 साल के लिए करने का है सर। चलिए, आपको नजरें दिलाते हैं और कैसे देखते हैं अब आप नेल्सन। 23 साल इनकी उम्र है, हालांकि एडवाइस तो ये होगी कि लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदा होता नजर आएगा। पर 3 साल के लिए निवेश करना है तो क्या वाकई फिक्स डिपॉजिट से बेहतर कोई और विकल्प है नहीं? क्योंकि इतनी छोटी अवधि के लिए शेयर बाजार में कुछ यहाँ पर परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना, अनुमान लगाना भी काफी मुश्किल है। तो क्या सलाह देंगे? क्या FMPs FDs का रुख करें तो ज्यादा फायदा रहेगा इनके लिए? देखिए, यहाँ उनकी उम्र छोटी है तो ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर उम्र छोटी है और उसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूँ कि इनकम भी उनकी छोटी है। तो मेरा मशवरा ये रहेगा कि आप फिक्स डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि आजकल जो रेट मिल रहे हैं वो अच्छे खासे रेट हैं और आने वाले कुछ महीनों में इन रेटों में कटौती आने वाली है और आपको ये रेट मिलेंगे नहीं। मगर मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ देख लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपने आज तक म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है। तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके उसका जो पावर है आप देख लें कि किस तरह से आपका जो इनकम, आपका जो इन्वेस्टमेंट कैसे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न दे पाएगा आपको। चलिए प्रभाकर जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यस सर। प्रभाकर जी, सलाह ये निकल के आई है कि फिक्स डिपॉजिट्स में अगर आप निवेश करते हैं तो 8.5% से 9.5% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर इससे ज्यादा आपको रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स में आपको निवेश करना होगा। म्यूचुअल फंड्स में जी बिल्कुल, यहाँ पर एक सलाह निकल के है कि ICICI फोकस ब्लू चिप में अगर आप SIP के जरिए निवेश करेंगे लंबी अवधि के लिए तो फायदा होगा। और SIP इस तरीके से खोल सकते हैं कि पहले आप किसी भी यहाँ पर AMC में जाकर, जैसे ICICI AMC में जाकर आप वहाँ पर आपको KYC डॉक्यूमेंट देना होगा। पहले KYC करवाएं जाके, उसके बाद आप KYC लगाएं और म्यूचुअल फंड्स में नियमित निवेश करें। लंबी अवधि के लिए निवेश करें, 3 साल नहीं, आपकी उम्र काफी छोटी है और लंबी अवधि में यहाँ पर इन्फ्लेशन को देखते हुए आपको लंबी अवधि के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश करना शुरू करना होगा। और म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट विकल्प है, क्योंकि FD से मात्र 8.5 से 9.5% के रिटर्न आपको हर साल मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स कई गुना यहाँ पर ज्यादा बेहतर आपको रिटर्न दिला सकता है। तो लंबी अवधि के लिए निवेश करें, ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। चलिए, इसी बीच प्रताप जी हमारे साथ गुजरात से लाइन पे अपना प्रश्न पूछने के लिए। चलिए, इनका प्रश्न बाद में उठाते हैं। पहले शशांक जी हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं मुंबई से। शशांक जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। जी पूछिए अपना प्रश्न। शशांक जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। पोर्टफोलियो के ऊपर क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, तो मेरा प्रश्न ये था कि मेरी अभी जो मासिक इनकम है। हेलो शशांक जी, अपनी आवाज टीवी में मत सुनिए, सीधा यहाँ पर हमसे बात कीजिए। मेरा प्रश्न ये था कि मैं 25 साल का हूँ और मेरी मासिक इनकम कुछ 9 लाख के आसपास है जी। और मेरे को एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट जानना था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा जो अभी आउटफ्लो जाता है वो कुछ 16,000 रुपए जा रहा है रेंट के तौर पे। और उसके अलावा मेरा जो 80C के अंडर जो 1 लाख का पैरामीटर है वो मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। जी, उस पैरामीटर में हमने देखा कि आप PPF में, जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश करते चले जा रहे हैं। हाँ जी। चलिए, और वैसे आपने ELSS में निवेश किया है टैक्स प्लानिंग के लिए, आपने सारा यहाँ पर ATC में कंप्लीट जो इन्वेस्टमेंट की है, क्या उसमें ELSS भी शामिल है?
नहीं, उसमें ये लिस्ट शामिल नहीं है। उसमें सिर्फ एक जीवन बीमा पॉलिसी है और एक पीपीएफ अकाउंट है जिसमें मैं 85,000 डाल रहा हूँ। और बाकी आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन तो है जो कंपनी से आप लेते हाँ हैं। जी। चलिए आप देखते हैं कि किस तरीके से लंबी अवधि में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अब आप जो नया निवेश करना चाहते हैं उसमें म्यूचुअल फंड के विकल्प आप तलाश रहे हैं। हाँ जी। चलिए नेल्सन से राय लेते हैं। नेल्सन, कैसे देखते हैं इनके मौजूदा पोर्टफोलियो को? एटीसी के इन्होंने ऑप्शंस यहाँ पर चूज किए हुए हैं। एक तो जीवन बीमा पॉलिसी में नियमित प्रीमियम भरते हैं और इसके अलावा पीपीएफ में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या मानते हैं अब जब आगे 10,000 रुपये हर महीने यहाँ पर निवेश करने की योजना है, तो कौन से विकल्प इनके लिए खुले हैं और लंबी अवधि के लिए किस तरीके से पोर्टफोलियो डिजाइन करके चल सकते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात, मैंने उनके जो क्वेश्चन पे जब नज़र डाली तो पता लगा कि सिर्फ 4 लाख का उनका कवर है। सबसे पहली बात, उम्र छोटी है उनकी, तो इसलिए उनका करियर शुरू हुआ है, तो पहले उनको अपना टर्म प्लान थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ 4 लाख का कवर है, तो आप उसका कवर थोड़ा बढ़ा लो। दूसरी बात, आपको म्यूचुअल फंड में शुरू करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको आपका जो हॉराइजन है 5-10 साल और उससे लंबा हो सके तो आप उस लंबा रख सकते हैं। मैं कुछ फ़ंड आपको बताना चाहता हूं। आपने बताया कि आप लगभग 10,000 रुपये आप निवेश कर सकते हैं। आप ELSS स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ दिखाया कि आप ELSS में टैक्स के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इस साल मोस्टली ये लास्ट ईयर रहेगा, इसके बाद ELSS का स्कीम डिसकंटिन्यू होने का चांस हो सकता है अगले साल से, तो आप इस साल के इन्वेस्टमेंट के लिए ELSS में भी निवेश कर लें। मगर उसके अलावा मैं आपको फंड्स बताना चाहता हूँ जहाँ पर आप निवेश करें। 3,000 रुपये आप ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड में डालें। 2,500 रुपये HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड या IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड में डालें, और 2,000 रुपये सेक्टर फंड पाइन ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड में डालें। तो आप इन फंड से आप शुरुआत कर लें, और जैसे जैसे आपका इनकम और बढ़ता जाएगा आप फंड्स ऐड करते रहें, इन प्रोग्राम को देखते रहें। लगभग 7 से 8 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए ओवरऑल। आप साल में एक बार रिव्यू कर लें। चलिए शशांक जी, आपको जो सलाह मिली है उसमें जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो ICICI फोकस ब्लू चिप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और साथ ही पेन ब्रिज इंफ्रा, ये पहले AIA नाम से था, AMC और अब पेन ब्रिज के नाम से है, तो पेन ब्रिज इंफ्रा फंड में भी आप नजर के चल सकते हैं। पर ओवरऑल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपने जीवन बीमा पॉलिसी लिखी है जिसमें आप 15,000 रुपये हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रीमियम भर रहे हैं, वो क्या ये यूलिप है, कोई एंडोमेंट पॉलिसी है? नहीं, एक्चुअली मैंने एक एजुकेशन लोन लिया था अपनी इंजीनियरिंग के दौरान, तो उसका ये एक्चुअली कवर था। तो अब वो पॉलिसी तो मतलब एक्चुअली एजुकेशन लोन तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी ये पॉलिसी चल रही है। चलिए, वैसे आपके लिए फायदेमंद ये रहेगा क्योंकि अब आप नौकरी, आपकी शादी हो चुकी है क्या? नहीं, अभी तक नहीं हुई। चलिए, अगर कोई डिपेंडेंट आपकी सैलरी पे है तो बेहतर होगा कि आप एक टर्म प्लान ले लें और उसके साथ साथ आप म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करें। जो ऑप्शंस आपको बताए गए हैं और जो शो के दौरान आपको बताए जाएंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, उसमें आप नियमित निवेश करें, लंबी अवधि के लिए निवेश करें, फायदा होता हुआ नजर आएगा। चलिए, इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और गुजरात से प्रश्न प्रताप जी ने भेजा है और नेल्सन रिटायरमेंट प्लानिंग पे ये आपसे सलाह लेना चाहते हैं। 30 साल उन्होंने अपनी उम्र बताई और मासिक आय 15,000 है। PLI में हर महीने 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं ये, और जानना ये चाहते हैं क्या इनका चुनाव ठीक है कि नहीं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस किस तरीके से वर्क करता है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, पहले तो आप ये समझाएं। और अगर लंबी अवधि में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना हो एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग टूल, तो क्या PLI वाकई एक बहुत बेहतर विकल्प है या फिर आप यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड्स के सजेशन देंगे? देखिए, PLI में एडवांटेज ये है कि आप यदि टर्म प्लान या होल लाइफ इंश्योरेंस इन दोनों में से कोई ऑप्शन आपने लिया है तो आपको सबसे सस्ता कवर मिल जाता है सबसे लो प्रीमियम में। तो यहाँ पर इन्होंने इन 2 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन लिया है तो इनको होल्ड ऑन करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। निवेश के लिए मैं कभी इंश्योरेंस को कभी रेकमेंड करता नहीं हूँ, तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो बेनिफिट्स हैं वो कोई और ऑप्शन में आपको मिलेंगे नहीं यदि आप मिडिल इनकम या ऊपर वाले ब्रैकेट्स में हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड से अपना निवेश का जो प्लानिंग शुरू कर लें। मैं आपको 2 फंड बताना चाहता हूँ, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड और DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 फंड। आप इन फंड से आप शुरुआत कर लें और आगे जाते जाते जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा आप और फंड्स ऐड करते जाएं और 7 से 8 फंड आप आपके पोर्टफोलियो में बना के रख लें। बट PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आप इसको चालू रखें और इसका कवर जो है आप एक बार देख लें आपको सूट कर रहा है कि नहीं। कवर मैक्सिमम होना चाहिए ताकि आपके कोई इमरजेंसीज के लिए इससे पैसे मिलें।
फ्यूचर चलिए, में। बेहतर प्रोडक्ट ही है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी लंबी अवधि में यहाँ पर भी रिटर्न्स ठीक ठाक ही मिलते हुए नजर आएंगे, पर ओवरऑल यहाँ पर पर्याप्त बीमा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको टर्म प्लान लेने पर विचार करना होगा, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कुछ म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आईसीसी फोकस ब्लू चिप और डीएसपी ब्लैक रॉक टॉप 100, इन 2 फंड्स पे आप नजर रख के चल सकते हैं, और जैसे जैसे आय बढ़ती जाए वैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते चले जाएं, और टर्म प्लान आप ले लें, ज़रूर ले लें। चलिए इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए मनी करो। ब्रेक के बाद मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज सेविंग्स, आपकी सेविंग्स के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, और किस तरीके से आपको अपनी सेविंग्स प्लान करके चलना चाहिए, ये भी यहाँ पर शो में सवाल उठा रहे हैं। और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नेल्सन डिसूजा जी, जो कि डिप्टी एमडी हैं आईफास्ट फाइनेंशियल्स के। साथ ही आपको बता दें किस तरीके से आप इस शो में जुड़ सकते हैं। अपने प्रश्न, पोर्टफोलियो प्लानिंग से जुड़े प्रश्न, म्यूचुअल फंड्स, डेट से रिलेटेड प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफ़ी सिंपल है, moneyguru@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिख के भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें, और इसके अलावा आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। मोबाइल की टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, सेव लिखें, अपना प्रश्न लिखें, हमें भेज दें 57575 पर। चलिए, दीपा जी इस समय हमारे साथ जयपुर से लाइन पे हैं। दीपा जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। गुड इवनिंग सर। जी, बड़ौदा पायनियर पीएसयू इक्विटी फंड के ऊपर क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? सर एक्चुअली मैंने 2010 में बड़ौदा पायनियर पीएसयू इक्विटी फंड ग्रोथ प्लस पे इन्वेस्ट किया था 2 लाख रुपीस, और उस वक्त एनएवी उसका 10 रुपीस था, जो अब 7 हो गया। और मैं उसकी कांस्टेंट जो देख रही हूँ, उसका जो भी है जो भी उनका पोर्टफोलियो वो इंक्रीज कर ही रहा है 7.6 पे। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मैं उसे स्विच कर लूँ या कंटिन्यू रखूँ, वेट करूँ थोड़ा, और अगर स्विच करती हूँ तो किस टाइम स्विच करूँ? पर दीपा जी, आपने यहाँ पर एक साथ ही 2 लाख रुपए एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए। हाँ जी सर, वो मुझसे गलती हुई। एक्चुअली जो हमारे मैनेजर थे बैंक के, उन पे मैंने ट्रस्ट कर लिया। वो बहुत, मतलब मैं तो एफडी के लिए गई थी, उन्होंने कहा नहीं ये बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न करेगा, आप पूरा इस पे डाल दीजिए, तो वो मेरे से एक गलती हो गई। इसके अलावा आपने कोई और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की है? हाँ जी सर, बड़ौदा पानियर में ही मैंने स्टेप ले रखा है, जो जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। एसआईपी के थ्रू मैं उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ, और मैंने एक एसबीआई का गोल्ड का भी लिया हुआ है। वो 2 फंड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं? एसआईपी वाले सर बेटर है, उसमें फिर भी मुझे रिटर्न मिल रहा है, और मैंने पहले भी एक बार किया था, मतलब 3-4 साल पहले, उसमें भी मुझे अच्छा रिटर्न मिला था। मतलब एसआईपी के थ्रू जो मैंने किया 3-4 साल में, मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया था। चलिए दीपा जी, ऐसे ही हम यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बोलते हैं कि अगर एसआईपी के जरिए निवेश करेंगे तो फायदा ही होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म करेंगे उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता नजर आएगा। पर नेल्सन, सवाल इस समय बड़ौदा पायनियर पीएसयू इक्विटी फंड पे है, और जिस तरीके से हमने देखा कि सरकारी पॉलिसी योजनाएं जो इस समय काफ़ी अटकी हुई थी, अब जाके सरकार वहाँ पर थोड़ी बहुत तेज हुई है, तो क्या मानते हैं इस फंड के अब आउट परफॉर्मेंस के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आते हैं? क्या पीएसयू क्षेत्र की वैल्यूएशन इस समय बाजार में ठीक है? क्या इनको अभी इस फंड में रुके रहना चाहिए? हालांकि एक साथ इन्होंने पैसा डाला है, तो क्या एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं इस फंड में? देखिए, जैसे आपने ठीक बताया कि ये जो फंड है ये अपने कंट्री के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इन्वेस्ट करता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो अपने देश के जो ओवरऑल रिफॉर्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर लेता है, उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर लेता है। गए 2 सालों में हम लोगों ने देखा है कि एक तरह का स्लो डाउन आ चुका है अपने ओवरऑल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स में, मगर इसका मतलब ये नहीं बना कि फ्यूचर में इंडिया में तरक्की होने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस टाइप के फंड्स और अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर दीपा जी को कुछ भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ऐसे फंड्स में वापस तेज़ी आने वाली है। हम अगर बहुत यहाँ पर फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस भी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक तो हम लोग यहाँ जज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर डाउन है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इस फंड में आप इन्वेस्ट करके रख लें, और आगे 1-2 साल में आप देख लें कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो आप एग्जिट कर लें, मगर अभी के लिए आप होल्ड ऑन कर लें इस फंड को। और नेल्सन, ये भी क्या कर सकते हैं कि और जो बाकी फंड्स हैं उसमें भी धीरे धीरे करके एसआईपी की राशि बढ़ाई जा सकती है, वो भी क्या इनके लिए बेहतर विकल्प रहेगा? हाँ, देखिए, जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एसआईपी का जो रूट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप एसटीपी एसआईपी कर सकते हैं, जैसे आप सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के ज़रिए आप हर महीने छोटा अमाउंट आप फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आपके जो करंट एसआईपीज़ हैं उनको बढ़ा लें। मगर दूसरी बात यहाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपके नंबर ऑफ़ फंड्स बहुत कम हैं। यहाँ पर आप आपके फ़ंड्स इंक्रीज़ कर लें और ज़्यादा फ़ंड्स ऐड कर लें। 7 से 8 फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए।
चलिए इसी नोट पे एक अगले व्यूअर के पास चलते हैं और विजय जी इस समय अमृतसर से हमारे साथ लाइन पे हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। जी क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? मेरा ये प्रश्न आपसे है कि मेरी जो एज है 55 है जी। मैं चाहता हूँ कि 25,000 पर मंथ इन्वेस्ट करूँ और आप 5-6 साल के बाद ये अमाउंट 40 और 50 लाख के बीच में हो जाए। इज इट पॉसिबल? 5 साल के अंदर 50 लाख? 40 से 50 लाख। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। और 55 साल आपने उम्र बताई, रिटायरमेंट काफी नजदीक आ गई होगी यहाँ पर विजय जी। बिल्कुल 5-6 साल के बाद। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से पोर्टफोलियो रखूँ मैं और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करूँ। आपने ऑलरेडी कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है या फिर शेयर बाजार में? नेवर, दिस इज फर्स्ट टाइम। विजय जी यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा होता है और रिटायरमेंट से ठीक पहले 5 साल पहले इतना बड़ा अमाउंट रिस्क लेना और साथ ही 50 लाख की एक्सपेक्टेशन रखना यहाँ पर सलाह दी नहीं जाएगी। पर फिर भी यहाँ पर जान लेते हैं कि अगर इतनी बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा कॉपस आपको कलेक्ट करना हो तो किस तरीके से आपको रणनीति बनानी चाहिए। नेल्सन कैसे देखते हैं? 40 से 50 लाख जुटाना चाहते हैं, 25,000 रुपये तो ऑब्वियसली यहाँ पर काफी कम राशि होगी। यहाँ पर हर महीने निवेश करेंगे तो 5 साल के अंदर अगर 50 लाख चाहिए तो क्या मानते हैं अब इनके लिए अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी कैसे होगी? डेट में ऑब्वियसली यहाँ पर एलोकेशन थोड़ा रखें इमरजेंसी के लिए, पर क्या इक्विटी में अभी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP के जरिए? और कितना अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा? यहाँ पर इन्होंने बताया कि 25,000 अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर उनको 50 लाख 5 साल में जुड़ाने हैं तो उनको लगभग 60,000 रुपये उनको निवेश करने पड़ेंगे। 64,500 रुपये का हर महीने का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप ये बढ़ा सकते हैं यहाँ पर अमाउंट, तो आपको यहाँ पर लगभग चांस है 10% रिटर्न के हिसाब से कि आप 50 लाख जुड़ा पाएंगे। मगर जैसे राजा साहब आपने ठीक बताया कि अभी इस एज में जब आप रिटायर होने वाले हो तो ऐसा रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 5 साल भी आज के दौर में छोटा टाइम लगता है। लॉन्ग टर्म देखेंगे तो इससे भी लंबा आप देखना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट्स भी स्लो जा रहे हैं। फिर भी मैं आपको कुछ फंड्स के रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। आपको यदि आपको करना है तो इन फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर लें। जो मैंने अमाउंट बताया आपको 64,000 का, यहाँ पर 50% आप लार्ज कैप फंड में डालें। ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप और DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 इक्विटी फंड में आप पैसे डालें। 20% बैलेंस फंड में डालें। HDFC प्रूडेंस फंड इसमें सबसे अच्छा है। 20% मल्टी कैप फंड UTI अपॉर्चुनिटीज़ फंड में डालें और एक छोटा अमाउंट 10% शॉर्ट टर्म फंड पाइन ब्रिज शॉर्ट टर्म फंड में डालें। यहाँ पर आप 6 से 8 महीने तक आप निवेश करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म फंड है। आप साल में एक बार इन फंड्स को रिव्यू कर लें और देख लें कि परफॉर्मेंस ठीक ठाक है कि नहीं। चलिए, तो विजय जी फंड्स तो आपको बता दिए गए हैं, पर क्या मेरा प्रश्न ये भी रहेगा आपसे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई हैं या फिर अभी आप यहाँ पर कुछ रकम की जरूरत है आपको अपने पोर्टफोलियो में इमीडिएटली? नहीं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। अभी मैंने बेटी की मैरिज करनी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर कितने % है? कितने % तक आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, जो म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना होता है? जी विजय जी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्क होता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर शेयर मार्केट ऊपर गई तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पर जो निवेशित राशि है वो बढ़ेगी, पर अगर नीचे गई तो यहाँ पर आपका जो निवेशित राशि है उसमें से यहाँ पर पैसा घटना शुरू हो जाता है। पर SIP के जरिए निवेश करने को कहा जा रहा है आपसे, यानी सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिल जाएगा और घाटा आपके पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिलेगा नहीं। तो जो कुछ फंड्स बताए जा रहे हैं उसमें हर महीने, जैसे आप कह रहे थे कि 25,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप उसमें से भी कुछ हिस्सा 60% हिस्सा मान लीजिए आप यहाँ पर निवेश करते हैं, तो वो फंड्स जो हैं हर महीने के लिए वो आपको दिए गए हैं। ICICI फोकस ब्लू चिप, DSP ब्लैक रॉक टॉप 100, HDFC प्रूडेंस और UTI अपॉर्चुनिटीज पर जो निवेश है वो आपको लंबी अवधि के लिए करना होगा, तब जाके आपके कॉपस में अच्छी खासी रकम यहाँ पर जमा होती हुई नजर आएगी। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आपका स्वागत है। नेल्सन डिसूजा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि डिप्टी MD हैं iFAST फाइनेंशियल्स के, आपके सेविंग्स से जुड़े प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सेविंग्स से जुड़े प्रश्न हमारे पास भेजना चाहें तो moneyguru@zenetwork.com पे मेल करें। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, सेव लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें 57575 पर। चलिए नेल्सन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चंदर जी का प्रश्न मुंबई से, इनफैक्ट इन्होंने अपने पिताजी के लिए प्रश्न पूछा है। इनके पिताजी हाल में ही रिटायर हुए हैं, 60 साल उन्होंने उनकी उम्र बताई और रिटायरमेंट पे उन्हें 40 लाख रुपए मिले हैं। 45,000 रुपये हर महीने पेंशन भी मिलेगी, इनका ये कहना है। और ये जानना चाहते हैं कि अब यहाँ पर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। इनफैक्ट
मुद्दा ये है कि जो 40 लाख रकम जो मिली है इसको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि ये जो निवेशित राशि, यहाँ पर जो राशि है ये सुरक्षित रहे। कौन से ऐसे विकल्प हैं जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स या फिर रिटायरमेंट के बाद लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर सेफ्टी भी मिले और आने समय के लिए थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन भी देखने को मिले? हाँ जी, देखिए ज़्यादातर रिटायरमेंट के बाद बहुत कम ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताया जाता है। एक तो आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिलते हैं और दूसरी बात ये है कि आपको एक तरह का बैंक गारंटी भी मिलता है। इसके अलावा एफएमपी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर एफएमपी में भी थोड़ा बहुत रिटर्न्स का रिस्क बन जाता है। आपको लगभग फिक्स डिपॉजिट है उससे ज़्यादा भी आपको थोड़ा रिटर्न मिल जाएगा, मगर आपको टैक्स के मामले में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर यदि आपका टैक्स ब्रैकेट 30% के दायरे में आता है तो एफएमपी सबसे अच्छा है। मगर मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन रहेगा कि आज की तारीख में आपको सबसे अच्छे रेट्स मिल रहे हैं फिक्स डिपॉजिट्स के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए ऑलमोस्ट 1% तक आपको ज़्यादा रेट्स मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट की तरफ देख लें, क्योंकि आपको रेगुलर इनकम भी मिल जाएगा। आपको चाहे तो हर महीने आप कुछ अमाउंट आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा ज़्यादा ऑप्शंस मेरे पास है नहीं। बहुत सारे फंड्स जो एसेट एलोकेशन के कैटेगरी में भी आते हैं, मगर यहाँ पर इन फंड्स में थोड़ा बहुत रिस्क बन ही जाता है, क्योंकि इक्विटी का थोड़ा बहुत एलोकेशन यहाँ पर आता है और डेट की तरफ भी देखें तो थोड़ा बहुत वहाँ इंटरेस्ट रेट साइकिल्स के रिस्क भी आ जाते हैं। तो आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ पहला ऑप्शन देख लें, और आपको थोड़ा बहुत रिस्क, छोटा मोटा रिस्क लेना है तो एफएमपी की तरफ भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रिटर्न्स पे आपको रिस्क आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास दूसरे ऑप्शन कुछ हैं। और नेल्सन, यहाँ पर एमआईपीज कैसा विकल्प रहेगा? अगर थोड़ा सा जोखिम ज़्यादा लेना चाहें तो उसका जो एलोकेशन होता है वो इक्विटी में थोड़ा सा होता है, तो एमआईपीज भी क्या एक विकल्प रह सकता है? एमआईपी विकल्प रह सकता है, मगर यहाँ पर एमआईपीज़ के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत लो होते हैं। एमआईपीज़ देखिए लगभग एसेट एलोकेशन फंड्स के बराबर ही होते हैं, जहाँ पर एमआईपीज़ में अलग अलग मिक्स एसेट क्लास मिक्स बन जाते हैं और आपको एक रिटर्न बना के दिया जाता है। मैं ज़्यादातर एमआईपीज़ रेकमेंड करता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें जो रिटर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन से भी नीचे रिटर्न्स मिलते हैं। तो मैं ज़्यादा इनकी तरफ देखता नहीं हूँ रिटायरमेंट के बाद। चलिए नेल्सन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मनी गुरु से बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फ़ायदा। नमस्कार।